नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम रविवार को लाते हैं एक किसी भी कवि को या लेखक को और उसके जीवन के बारे में सभी जानकारी आपको मैं देती हूँ। उसके बाद उससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि कोई भी एग्जाम हो, हमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसको हम आसानी से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको ठीक कर सके। यह हमारा मकसद है इसके पीछे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत जी की। और आप सभी जानते हो कि सुमित्रानंदन पंत जी के साथ ही छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब हम चारों पे चर्चा कर चुके होंगे अब तक। उसके बाद आपका काम रहता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे आपके प्रिय कवि का नाम। देखिए, किसी का भी ना, ऐसा नहीं है कि कवि का ही नाम बताना है, लेखक का, लेखिका का, कवित्री का, कवि का, किसी का भी जो आपको अच्छा लगता है, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, आप उसका नाम मुझे बताना। मैं उससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेके आऊँगी और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, किस तरीके के पूछे जाएंगे, वो भी आपके सामने लेके आऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को मालूम है कि आज चर्चा कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी पे। तो ये है छायावाद के विष्णु। ठीक है दोस्तों, देखिए, इससे पहले हम छायावाद के ब्रह्मा, छायावाद के महेश और छायावाद की शक्ति यानी कि दुर्गा के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं छायावाद के विष्णु के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इनका जो जन्म काल है वो है 1900 ईस्वी और जो पूरी तारीख है वो इस तरह से है। देखिए, 20 मई 1900। ठीक है दोस्तों, अब 20 मई आप सभी को मालूम है कि आने वाली है, तो इनका जन्म दिवस आने वाला है, मतलब कि इनका हैप्पी बर्थडे आने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पे हुआ वो देख लीजिए आप। ग्राम कौसानी में हुआ, जिला अल्मोड़ा है और राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मृत्यु काल इनका देख लेते हैं। 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई 28 दिसंबर 1977 को। देखिए दोस्तों, 77 साल तक ये मतलब रहे यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग कहाँ पे आप सभी जानते हो, उत्तर प्रदेश में है। इनका बचपन का नाम कहे या फिर इनका मूल नाम कहे वो है गोसाईदत्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार नॉर्मल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, किसी भी एग्जाम में मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाता है, इनके बचपन का नाम क्या है। या फिर पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे कवि है जिनका नाम गोसाईदत्त है, मूल नाम गोसाईदत्त है या बचपन का नाम गोसाईदत्त है, तो आपको ये तथ्य याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इनके पिताजी का नाम है गंगादत्त पंत। ठीक है, इनके पिताजी है ये चाय के जो बागान, देखिए दोस्तों उत्तराखंड है, वहाँ पे चाय की खेती होती है, तो चाय के जो बागान थे उनमें मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। और इनका जो खुद का अपना जो व्यवसाय था वो लकड़ी का व्यवसाय था। ठीक है, इनकी माता का नाम सरस्वती देवी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनकी माता ने जब इनको जन्म दिया उसके 6 घंटे के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और वो ये पंत जी को अपनी माता का प्रेम नहीं मिला। माता के रूप में इन्होंने हमेशा धरती माता को, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखा। और ये अपनी कविताओं में कहते भी हैं कि मुझे जो माता से प्यार मिलना चाहिए वो मुझे इस धरा ने दिया है, इस प्रकृति ने दिया है मुझे वो प्रेम। तो इनकी माता की मृत्यु इनको जन्म देते समय ही हो गई थी, 6 घंटे के बाद। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम कवि से संबंधित बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बात है उनको देख लेते हैं। कुछ तथ्य मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मतलब कि इतने ज़रूरी भी नहीं थे, लेकिन मैं क्वेश्चन के फॉर्म में उनको ज़रूर लेके आऊँगी, इसीलिए आप वो भी वीडियो देखना। बाद में मैं ऐड करके भी डाल देती हूँ, तो आप परेशान मत होना बिल्कुल भी उसके लिए। और दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनका जो बचपन का घर है ना उत्तराखंड में, उस घर का ना नाम बदल दिया, मतलब नाम तो इनका जो घर था ना उसके नाम की जगह इन्होंने वहाँ पे रख दिया है सुमित्रानंदन पंत बीथिका। ठीक है, मतलब कि एक संग्रहालय बना दिया इनके नाम का, इनके घर की जगह पे, इनके घर में ही मतलब। और वहाँ पे इनकी एक कृति मिलती है जो प्रकाशित करवाई है, पंत व्यक्तित्व और कृतित्व, इनकी सारी चीज़ उसमें है। अगर कोई पंत जी किसी का प्रिय कवि है, वो जानना चाहता है पंत जी के बारे में, तो कभी उसको मौका मिले उधर जाने का, उत्तराखंड की साइड जहाँ पे पंत जी की जन्मभूमि है, तो आप वो संग्रहालय देख के आ सकते हो। इनकी पुस्तक है, वहाँ से खरीद सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको अलग जानने को मिलेंगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कभी कभी, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे किताबों में घुसे रहो एक रूम के अंदर। अभी तो खैर लॉकडाउन है। और दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि इलाहाबाद शहर में एक हाथी पार्क है। ठीक है, उस हाथी पार्क का नाम बदल करके सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान रख दिया है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है ना, यहाँ से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपको समझ कितनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इन दोनों को भी याद रखना कि उनके घर का नाम तो क्या कर दिया, सुमित्रानंदन पंत बीथिका कर दिया, वो संग्रहालय बना दिया। और एक हाथी पार्क है इलाहाबाद में, मतलब कि उत्तर प्रदेश में, और उसका नाम कर दिया है सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का कार्यक्रम।
देखिए दोस्तों, कवि के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनमें मैंने सभी तथ्यों को यहाँ पे रखा है। तो देखिए, पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, ये आप सभी जानते हो, मैं वीडियो स्टार्ट किया तभी आपको बता चुकी हूँ। और पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और चितेरा कवि, देखिए इन दोनों का मतलब एक ही है, मतलब प्रकृति का प्रिय कवि, प्यारा कवि, सुकुमार कवि, चितेरा कवि, आप किसी भी तरह से इसको बोल सकते हो। और जो पेपर आपके लिए बनाता है ना, मान लो कि मैं तो एक टीचर हूँ, नॉर्मल हूँ, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे से ऊपर जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर है, उनसे भी ऊपर है हमारे हिंदी विभाग में, वो ही आपका पेपर बनाते, तो वो किसी भी तरह से घुमा सकते हैं इसकी लैंग्वेज को, बस आपको इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ है कि इन्होंने प्रकृति के बारे में अच्छा लिखा, इसीलिए इनको प्रकृति का सबसे प्यारा कवि कहा गया। तो सुकुमार कवि का मतलब भी वही होता है, चितेरे कवि का मतलब भी वही होता है, प्रिय कवि का मतलब भी वही होता है, प्यारे कवि का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो आपको समझ आनी चाहिए चीज़, आप कर दोगे आराम से। तो मैं आपको यही यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों तथ्यों को यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है सिर्फ सुमित्रा नंदन पंत जी ने ही प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है, और भी बहुत सारे कवि और लेखक थे इनके समकालीन उसी टाइम पे, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल कहे ना उत्तम कोटि का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा। और अंग्रेजी के कवि है, देखिए वर्ड्सवर्थ, ये प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं अपनी रचनाओं में, बहुत ही शानदार इन्होंने लिखा है। तो इनको ना उपमा दी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी को, किसकी, आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ की, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो ये उपमा दी गई है, तो ये आप याद रखना, आप ये मत सोचना कि ये कौन आ गया, वर्ड्सवर्थ क्या है, ये क्या मामला है। तो ये अंग्रेजी के एक कवि है, और बहुत ही अच्छा ये प्राकृतिक वर्णन किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। इन्होंने बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास बहुत लिखे, और सभी प्रकृति से संबंधित लिखे, ठीक है। प्रकृति के बारे में का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है वर्ड्सवर्थ का। तो आप ये याद रखना कि सुमित्रा नंदन पंत जी को इनकी उपमा दी गई है, मतलब आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ कहा गया है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और देखिए, इनको शब्द शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत विख्यात है ये शब्द शिल्पी के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है दोस्तों। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको छायावाद का प्रवर्तक माना है। देखिए दोस्तों, अलग अलग लेखकों ने, मतलब इतिहासकारों ने अलग अलग उसको कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो ये आपको याद रखना है कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने पंत जी को माना है, ठीक है दोस्तों। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है, ठीक है। इतना आपको मालूम हो गया। अब आगे बढ़ते हम। देखिए दोस्तों, रोला इनका सर्वप्रिय छंद था, ठीक है। कौन सा, रोला, ये पूछा जा सकता है आपसे। और महर्षि अरविंद, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए। महर्षि अरविंद द्वारा रचित जो भागवत जीवन है, इसका अंग्रेजी नाम मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार अंग्रेजी नाम को ही हिंदी में लिख के आपको दे दिया जाता है, द डिवाइन लाइफ, ऐसे हिंदी में लिख देंगे आपको द डिवाइन लाइफ, और पूछेंगे कि ये जो रचना है ये महर्षि अरविंद की है, और इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो कौन से कवि है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुमित्रा नंदन पंत जी इनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई, ठीक है दोस्तों। और सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो वो किसी एक चीज़ पे टिके हुए नहीं थे कि उन्होंने यही चीज़ लिखी, वो गांधी जी से भी प्रभावित हुए, वो महर्षि अरविंद से भी प्रभावित हुए, प्रकृति की तरफ उनका झुकाव था। कई बार उन्होंने नारी को इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन कई बार रचनाओं में महत्व दिया है उन्होंने। तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी देखेंगे आगे। तो ये आपको मालूम हो गया कि महर्षि अरविंद है, इनका काफ़ी प्रभाव था इनके ऊपर, इनकी जो रचना है भागवत जीवन या द डिवाइन लाइफ, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए ये, ठीक है। ये अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों इन्होंने सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी कोमल कल्पनाएं बहुत शानदार तरीके से अपनी कविताओं में, इनकी कविताओं को जब आप पढ़ोगे ना दोस्तों, आपको नज़र आएगी, और बहुत ही शानदार इन्होंने वर्णन किया है छोटी छोटी चीज़ों को आधार बना के, ठीक है। मूर्त पदार्थों को अमूर्त उपमान देने की परंपरा भी पंत जी के द्वारा ही प्रारंभ की गई। देखिए दोस्तों, मूर्त पदार्थों को अमूर्त उपमान देने की जो परंपरा है वो पंत जी ने प्रारंभ की। आप इस पंक्ति को पढ़ लोगे, लेकिन आपको समझ में तो आएगी नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप सभी मनोविज्ञान के विद्यार्थी हो, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक टर्म है मूर्त और अमूर्त, ठीक है। मूर्त यानी वो होता है जो आपके सामने विद्यमान है, मतलब कि आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, फ़ोन है, ये सब मूर्त है, ठीक है, आपके सामने घटित हो रहा है, दिख रहा है, ये सब मूर्त है। और अमूर्त वो होता है जिसके बारे में आप कल्पना करते हो। जैसे कि मान लो आपने मुझे देखा नहीं है, तो आप सोचते होंगे कि मैडम की आवाज़ तो ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं कैसी होंगी, बुढ़ी होंगी, लड़की जैसी होंगी, या कैसी होंगी, कुछ तो सोचते ही होंगे। तो वो हो गई हमारी अमूर्त कल्पना, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पंत जी ने प्रारंभ की। और दोस्तों देखिए, साइकोलॉजिकली टर्म है ना, ये देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है। मैं खुद साइकोलॉजी की विद्यार्थी रही हूँ, और मैं खुद 7 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसको पास कर चुकी हूँ, और पढ़ा भी चुकी हूँ साइकोलॉजी के लिए।
तो वो मेरा काफ़ी अच्छी मतलब पकड़ है उसके ऊपर। अब मुझे समय नहीं मिलता है इतना, वरना किसी को साइकोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता हो तो वो भी मैं पढ़ा सकती हूँ अच्छे से। पर अब मैं सिर्फ हिंदी के बारे में ही सोचना चाहती हूँ, हिंदी पढ़ाना चाहती हूँ, हिंदी पढ़ना चाहती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मुझे किसी और विषय के बारे में वो है कि नहीं उसको नहीं पढ़ना। बहुत अच्छा विषय है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, साइकोलॉजी सिर्फ एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों। बहुत ही प्यारा विषय है, आप उसको समझते हो तो। और उसकी टर्म इतनी मतलब शुरू में आपको ये लगेगा ये क्या हो रहा है। पूरी किताब में शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो, ख़त्म हो जाएगी, तब तक एक ही बात घूमती रहती है, मूर्त अमूर्त और ये सब। तो आपको ना ये मालूम होना चाहिए कि मूर्त पदार्थों का अमूर्त उपमान देने की जो परंपरा है वो पंत जी ने प्रारंभ की। ठीक है, पंत की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। पंत जी है ये भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत थे। ठीक है, पंत जी की रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत जी ने चित्र भाषा, देखिए दोस्तों, जिस भाषा में इन्होंने प्रकृति की जादूगरी दिखाई है उसको इन्होंने स्वयं बोला है चित्र भाषा या फिर कहिए बिंबात्मक भाषा। ठीक है, इसकी संज्ञा इन्होंने स्वयं दी है, तो ये आपको याद रखनी है चीज़। इनका काव्यिक क्षितिज 1916 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक फैला हुआ है। दोस्तों आप अभी पढ़ोगे ना इनके बारे में, तो 1916 से इनकी रचनाएं प्रारंभ होती है और 1977 तक, जब तक इनकी मृत्यु होती है तब तक चलती रहती है। तो इनके काव्य लेखन का जो समय काल माना जाता है वो 1916 से 1977 तक माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज रहते हो आप लोग, पता नहीं क्यों रहते हो, साफ साफ सब कुछ लिखा है फिर भी। देखिए दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ अगर पूछा जाए ना तो उसमें पंत जी नहीं आएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ की। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ तो किसी और को मिला था, जो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ है ना वो पंत जी को मिला। और वो कब मिला? 1968 ईस्वी में। और कौन सी रचना के लिए मिला? इनकी चिदम्बरा रचना है इसके लिए। और चिदम्बरा को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, चितेरे कवि। आप इतना याद रखना कि चितेरे कवि, तो कौन है चितेरे कवि? पंत जी है, तो चितेरे चिदम्बरा। आप ऐसे इसको पढ़ना 2-3 बार, चितेरे चिदम्बरा, चितेरे चिदम्बरा, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1968 में इनको मिला, आपको ये याद रखना है। तो आप इसमें बिल्कुल भी मतलब अपने आप के उलझन की स्थिति में मत रखिए अपने आप को, क्योंकि इसमें उलझन पैदा करने वाली बात है ही नहीं। आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम ज्ञानपीठ किसको मिला, तो आप उसमें सीधा करके आ जाते हो पंत जी। अरे भाई, उसमें लिखा नहीं है कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ किसको मिला है, अगर उसमें लिखा हो तभी करना पंत जी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते। पंत जी की प्रथम कविता, देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। पंत जी की जो प्रथम कविता है वो है गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 1916 से इनका जो काव्य लेखन है वो प्रारंभ होता है और जब तक इनकी मृत्यु होती है तब तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। छायावाद का घोषणा पत्र, देखिए दोस्तों, घोषणा पत्र को बोलते हैं अंग्रेजी में मैनिफेस्टो, इसीलिए मैंने आपको जो महर्षि अरविंद है उनकी जो रचना है उसका इंग्लिश नाम लिखा साथ में। देखिए, मैनिफेस्टो इंग्लिश में ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन उस इंग्लिश के टर्म की यहाँ पे इन्होंने हिंदी लिख दी, समझ गए आप। तो छायावाद का मैनिफेस्टो पूछ सकते हैं डायरेक्ट आपसे कि कौन सी कृति को कहा जाता है और किसकी है वो कृति। तो पंत जी की कृति है पल्लव। इसकी जो भूमिका है ना दोस्तों, उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, मतलब कि मैनिफेस्टो। आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते। पंत जी की सर्वप्रथम छायावादी रचना, देखिए दोस्तों, ऊपर जो हमने पढ़ा है गिरजे का घंटा, वो छायावादी रचना नहीं है इनकी। प्रथम जो छायावादी रचना है वो है उच्छ्वास, और ये 1920 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, आप एक एक पॉइंट को मेरे साथ क्लियर करते चलो, लिखते चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पंत जी का क्वेश्चन किसी एक एग्जाम में आता है फिक्स है, ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई भी एग्जाम जहाँ पे हिंदी साहित्य आता है वहाँ पे पंत जी का क्वेश्चन जरूर आएगा, और इस वीडियो से बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं, इतना मैं भरोसा दिलाती हूँ। हालांकि देखिए, इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को रखने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ तथ्य छूट जाते हैं, और वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, छूटे होंगे वो, क्योंकि मैंने उन तथ्यों को पहले रखा है जो बार बार एग्जाम में आए हैं और आएंगे और हमेशा आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, छायावाद के अंत का घोषणा पत्र, मतलब कि आपसे पूछ ले कि छायावाद के अंत का मैनिफेस्टो है वो कौन सा है, तो इनकी युगांत कृति है दोस्तों, 1936 ईस्वी में लिखी गई। इसको छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, आपको पहले वाला पता होगा, शायद ये नहीं हो या फिर हो भी, जैसा भी है, तो आपको ये याद रखना है और समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, पंत जी का खड़ी बोली कविता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए दोस्तों, पंत जी ने खड़ी बोली कविता है उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। देखिए दोस्तों, रचनाओं में ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। रचनाओं का नाम
और उनका सन मैंने आपको दिया है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ये आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहते हो कि मैं इतना पढ़ा रही हूँ, इतना सब कुछ करा रही हूँ इकट्ठा करवा करवा के, उसके बाद भी आप बोलते हो कि इनको याद करने की ट्रिक बता दो, इनको लगाने की ट्रिक बता दो। तो वो दोस्तों ट्रिक है ना, ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उस ट्रिक को पढ़ने के बाद आप ये मान लो कि 10 दिन भी अगर नहीं देखोगे ना, तो वो ट्रिक भी आपके दिमाग से निकल जाएगी। इसीलिए ट्रिक के भरोसे मत रहो, इतने अच्छे से चीज़ों को पढ़ो कि दिमाग अपने आप ट्रिक बनाएगा। अब जब मैं पढ़ती थी ना, तो मुझे सिर्फ इतना ही पता रहता था, छोटी छोटी चीज़ें, ये छायावाद के ये है, इनके बारे में ये कहा गया है, इनकी ये रचना घोषणा पत्र है। लेकिन जब आप पढ़ते हो ना अच्छे से डिटेल में, तो आपको तर्क बनाना भी आता है, आपको ट्रिक बनाना भी आता है, आपको क्रम से लगाना भी आ जाएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप एक बार अच्छे से पढ़िए तो सही, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे ऐसे मिला के लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने लाइन खींची है तो आपको समझ में आ जाएगा। इनकी रचनाओं को ना 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये 4 भाग भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि इनका क्रम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है इनकी छायावादी रचनाएं, जो 1918 से 1934 ईस्वी में, और इसको छायावादी युग के नाम से इनको जाना गया है, ठीक है। और इसके बाद है प्रगतिवादी रचनाएं, ये 1935 से 1945 है, ये प्रगतिवादी युग, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। दोस्तों ये अरविंद दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और इससे संबंधित जो रचनाएं इन्होंने लिखी वो 1946 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक लिखी। और इसको दोस्तों अंतस चेतनावादी युग कहा गया। क्या? अंतस चेतनावादी युग। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इसका नाम आप याद रखना। इसके बाद है आखिर में मानवतावादी रचनाएं। दोस्तों इन्होंने जो मानवतावादी रचनाएं लिखी, ये लिखी है 1949 ईस्वी के बाद, और इसको नव मानवतावादी युग कहा गया। क्या? नव मानवतावादी। देखिए एक साथ नहीं लिखा गया, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि जगह यहाँ पे कम थी, लेकिन आप इसको सही लिख लेना, क्योंकि मैं बोल तो सही रही हूँ ना। मानवतावादी युग है 1949 ईस्वी से नव मानवतावादी युग कहा गया इसको, ठीक है। और आपको ना ये ऊपर वाले क्रम भी याद होने चाहिए, ये वाले ऐसे सीक्वेंस में। ऐसे देखिए, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। देखिए ऐसे सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए, जैसे कि पूछते हैं ना क्रमागत लगाने के लिए, तो ये एक सीक्वेंस ऊपर बन गया, ऐसे ये नीचे वाला भी याद होना चाहिए, समझ रहे हो। ऐसे सबसे पहले जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, अंतश्चेतनावादी युग, और लास्ट में है नव मानवतावादी युग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैंने इनकी जो रचनाएं, जैसे कि छायावादी जो रचना है वो छायावाद के नीचे लिखी है, प्रगतिवादी जो रचना है वो प्रगतिवाद के नीचे, और उसी तरह से मैंने सब लिखी हुई है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकी छायावादी रचनाएं हैं, रचनाएं इन्होंने बहुत सारी लिखी है, बहुत सारे काव्य संग्रह इनके, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए छायावादी युग की है उच्छ्वास है 1920, ग्रंथि है 1920, वीणा है 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, ठीक है। ये है छायावादी युग की। अब देख लेते हैं प्रगतिवादी युग की कौन सी है। तो युगांत है 1936, युगवाणी है 1939, ग्राम्य है 1940। देखिए दोस्तों, युगांत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको छायावाद का तो अंत की रचना मानी जाती है और प्रगतिवाद के प्रारंभ की, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखना इसके बारे में। अब देखिए, अब देख लेते हैं हम अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। तो इसमें है स्वर्णकिरण, ये 1947 में, स्वर्णधूलि 1947 में, युगांतर 1948 में, और युगपथ है ये है 1948 में, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनकी मानवतावादी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लोकायतन है ना, इसका प्रकाशन वर्ष 1946 नहीं है दोस्तों, 64 है। और मैंने पीडीएफ बना ली, उसके बाद मुझे मालूम हुआ, तो मुझे लगा कि मैं समझाते समय आपको सही बता दूंगी, तो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। 1964 है ये। चिदम्बरा 1959 है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद देखिए पतझर है, अभिषिक्ता है, रजत शिखर है, समाधिता है। इनका ना दोस्तों प्रकाशन वर्ष इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, जिसका महत्वपूर्ण है उसका मैंने लिख लिया, ठीक है। पौ फटने से पहले है, शशि की तरी है, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अतिमा 1955 है, और बापी है ये 1957 है, ठीक है दोस्तों। ये इनकी रचनाएं हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया, और इसको आप साफ साफ अच्छे से खुले खुले में लिख लेना अपने पास, ठीक है। ऐसे नहीं मेरी तरह मत करना घिचड़ पिचड़, क्योंकि मेरी है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, सारे कॉपी पेन सब कुछ भर गया है, मतलब कि कब से रखे हुए। कुछ तो ऐसी थी जो 10वीं 12वीं क्लास की खाली रखी हुई थी, मेरी डायरियाँ कॉपी, वो सब भर गई है। इस लॉकडाउन में आपको पढ़ाते पढ़ाते सब चीज़ काम में आ गई है मेरी, तो इसीलिए अब मैं मतलब कि बचत कर रही हूँ कि कहीं लॉकडाउन आगे बढ़ जाए तो मैं लिखूँगी कैसे, मैं आपको पढ़ाऊँगी कैसे,
क्योंकि लैपटॉप में अगर मैं टाइप करके बनाऊँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है, मैं उसमें आपके लिए पहले तैयार कर सकती हूँ सारा ये चैप्टर वगैरह, लेकिन उसमें लिखने में मुझे बहुत समय लग जाएगा और इस तरीके से नहीं लिख पाऊँगी ना जैसे यहाँ पर लिखा है। उसमें तो ये कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा, और फिर मैं इस तरीके से लिख के आपको समझाना चाहती हूँ सारणी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पंत जी की रचनाएं हैं, इनके 4 पड़ाव है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा है? छायावाद, इसके बाद है प्रगतिवाद, इसके बाद है अंतश्चेतनावाद, और इसके बाद है मानवतावाद। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए इनकी रचनाओं से संबंधित जो विशेष तथ्य है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इनकी प्रारंभिक रचना है उसमें वीणा और पल्लव है। ठीक है दोस्तों, और वीणा और पल्लव की अगर हम बात करते हैं तो इनमें प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता है। ठीक है, इसकी प्रधानता है। जबकि इनकी जो ग्रंथि और गुंजन रचना है ना दोस्तों, इसमें नारी प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। अब आप देखिए इनकी वीणा और पल्लव है उसमें तो प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता की प्रधानता है, जबकि इनकी ग्रंथि और गुंजन जो रचना है उसमें नारी प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, और आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने हमको इनकी पत्नी के बारे में, इनके बच्चे के बारे में वो तो कुछ बताया नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है इनको शादी नहीं करनी थी, इनको महिलाओं से नफरत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो खुद अपनी मतलब कि मैंने इनका इंटरव्यू देखा अभी आपके वीडियो बनाने से पहले ही, तो उसमें इन्होंने खुद बोला कि नारी तो वो चीज़ है जो मतलब कि इंसान को बदल सकती है, उसको प्रेम करना सिखाती है, उसको इंसानियत सिखाती है। और नारी के बारे में इन्होंने बोला कि अगर एक इंसान के अंदर नारी के गुण आ जाए तो वो इंसान मतलब कि पूर्ण हो जाता है, और अगर एक नारी में पुरुष के गुण आ जाए तो वो नारी वो ठीक नहीं है, फिर वहाँ पे लड़ाई होती है, और उसको इन्होंने सही श्रेणी में नहीं रखा है। और दोस्तों इन्होंने कहा है कि नारी बहुत ही सुंदर और अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इनको प्रेम नहीं करना था, इनको सब कुछ करना था, प्रेम करना था, शादी भी करनी थी, लेकिन ये कहते हैं इंटरव्यू में कि वो दौर ही ऐसा था कि लड़कियां घर से बाहर निकलती नहीं थी, सब अपने घरों के अंदर रहती थी। काफ़ी चीज़ें इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोली, तो वो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बताना आपके लिए। आप खुद देख सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके इनका इंटरव्यू। तो दोस्तों इनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने आपको इनकी पत्नी बच्चे किसी का नाम नहीं बताया, क्योंकि शादी नहीं हुई तो मैं कहाँ से बताऊँ। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो वीणा का कवि है जो प्रकृति पर मुग्ध होकर के वालाओं के सौंदर्य की अवज्ञा कर बैठता है। देखिए दोस्तों, प्रकृति के सौंदर्य पे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं ये कवि, इतना प्रकृति इनको अपनी ओर खींच लेती है कि ये वालाओं के मतलब कि सुंदरियों का जो सौंदर्य है उसकी भी अवज्ञा कर बैठते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। ये पंक्ति तो आपको बहुत ज़्यादा याद होगी दोस्तों, क्योंकि मुझे भी याद है, और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आपको याद होना लाजमी है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लो इनको। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने प्रकृति का बहुत शानदार वर्णन किया, और नीचे देखिए तुरंत ये फिर पलट जाते। तो इनकी लेखनी किसी एक तरह से नहीं चली है। देखिए आप यहाँ पे ये क्या कहते हैं नीचे, दूसरी तरफ गुंजन का कवि है, मतलब दूसरी वीणा में तो इन्होंने क्या कहा है, प्रकृति के बारे में कितनी शानदार बात कही है, और यहाँ पे भी शानदार कही है लेकिन अलग अर्थ में। ठीक है, देखिए गुंजन में इन्होंने क्या कहा है कि नारी सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य से भी बढ़ के, यहाँ पे इन्होंने नारी के सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य से बढ़ के बताया है। और ऊपर हमने पढ़ा कि प्रकृति सौंदर्य के लिए इन्होंने जो वलाओं की खूबसूरती थी उसको भी मतलब उसकी अवज्ञा की है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा क्या है यहाँ पे, तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, लग गई मधु के बन में ज्वाल, खड़े किन शंकु अनार कचनार, लालसा की लौ से उठे लाल उठ लाल। तो दोस्तों इनकी ये पंक्ति है, यहाँ पे इन्होंने नारी के सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य से बढ़कर बताया है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ना इनके स्वयं के शब्दों में सुना, इन्होंने कहा कि मैं नारी के सौंदर्य को उस तरीके से नहीं देखता, उसके भारी सौंदर्य को, मैं उसके अंदर की खूबसूरती को देखता हूँ, मैं उसके अंदर का जो नारीत्व है वो किस तरह से इंसानों को बदलने का जज्बा रखती है, किस तरह से मतलब कोमल होती है, किस तरह से कभी कभी विराट हो जाती है। तो नारी की उस चीज़ को ये ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा नहीं है कि भारी सुंदरता को। ठीक है, ये बात इन्होंने स्वयं कही है अपने इंटरव्यू में। तो ये बात भी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ भारी मतलब जो दिखावट है, दिखावटीपन है, जो हमारी शक्ल दिखती है उसका वर्णन किया, नहीं ऐसा नहीं है।
युगांत रचना है पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की तो अंतिम रचना है, इसीलिए इसे छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र कहते हैं और इसके साथ ही इसमें प्रगतिवाद का उदय भी मिलता है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने दोबारा से लिखी है क्योंकि रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य जान रहे हैं तो इनको भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, और कला और बूढ़ा चांद रचना है, इसमें कवि के द्वारा 1958 ईस्वी में रचित कविताओं का संग्रह किया गया है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, उत्तरा आदि रचनाओं में अतिमानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है जो वास्तविक दुनिया से मेल नहीं खाती है। ठीक है दोस्तों, ये रचनाएं हैं, इनमें क्या हुआ है, अतिमानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है जो वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाती है। ठीक है, वास्तविक दुनिया से। दोस्तों देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रकृति के चितेरे कवि के बारे में, प्रकृति के प्यारे कवि के बारे में। और अगर आप दिल्ली में हो, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो आप बाहर का नज़ारा देखो, कितना शानदार मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश आ रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। देखिए अभी फिक्स 9 बज रखे हैं, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और कितना, देखिए प्रकृति के चितेरे कवि के बारे में पढ़ रहे हैं और वातावरण भी वैसा ही बना हुआ है, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको भी इतना ही अच्छा लगेगा जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी बतलाया है। ठीक है दोस्तों, युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद है उसको युग की वाणी बतलाया है। इन्होंने हरिवंश राय बच्चन के सहयोग में खादी के फूल शीर्षक कविता लिखी। देखिए दोस्तों, इनका हरिवंश राय बच्चन के साथ पत्र व्यवहार होता था और इन दोनों के जो पत्र है ना, जिनसे ये बात करते थे एक दूसरे से, वो भी इनके संग्रहालय में रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उत्तराखंड से हो, आप कभी जाओ इनके पंत जी के जन्म स्थल पर, वहाँ पे जहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इनका संग्रहालय जरूर देख के आना और मुझे भी बताना। ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी तो जा नहीं सकती, लेकिन जाऊंगी कभी भविष्य में। देखिए दोस्तों, लोकायतन जो इनकी रचना है ये सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है क्योंकि इसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित रचना है ये इनकी, और लगभग इन्होंने 700 पृष्ठों में, मतलब 700 पेजों में इसको लिखा है। ये प्रबंध काव्य है, मतलब कि महाकाव्य है ये, और इसको दोस्तों 2 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, 2 खंडों में और 7 अध्यायों में विभक्त किया गया है, मतलब 2 तो इसके खंड बनाए अलग, फिर उसके अंदर 7 अध्याय बनाए। ठीक है, चैप्टर। प्रथम खंड में इन्होंने, जो प्रथम खंड है इसको नाम दिया है बाह्य परिवेश। ठीक है, जो इसका प्रथम खंड है उसका नाम बाह्य परिवेश है, और द्वितीय खंड है उसका नाम है अंतश्चेतन। ठीक है, द्वितीय खंड का नाम है अंतश्चेतन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह इनकी अंतिम काव्य रचना भी मानी जाती है। दोस्तों ये इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना भी है और ये इनकी अंतिम काव्य रचना भी है। ठीक है, ये आपको मालूम रखना है। और महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखी गई है ये, और महाकाव्य है, 2 खंडों में लिखा गया, 7 अध्याय। ठीक है, और दोनों खंडों के नाम भी अलग अलग रखे। प्रथम खंड का रखा है बाह्य परिवेश और द्वितीय खंड का लिखा है अंतश्चेतन। ठीक है, तो आपको ये मालूम हो गई सारी बातें, और ये अंतिम रचना मानी जाती है। हो गई मालूम? चलो अब आगे पढ़ते। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की गद्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने लेखनी गद्य के क्षेत्र में भी चलाई है। इनके नाटक है, इनका नाम है शिल्पी, स्वर्ण, ज्योतिष्ना और रजत शिखर। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकाशन वर्ष इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर महत्वपूर्ण होता तो मैं ज़रूर आपके लिए लिखती, और ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिखवाया। तो आपके पास पुस्तक है तो आप उसमें पढ़ सकते हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने सब लिखा है। और इनकी आत्मकथा है, उसका नाम है दोस्तों 60 वर्ष एक रेखांकन। ठीक है, और ये 1960 में प्रकाशित हुई। ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने लिखा है। देखिए, आलोचना ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। देखिए, गद्य पथ है, ये 1953 ईस्वी में लिखा है। शिल्प और दर्शन है, ये 1961 में लिखा है। छायावाद का पुनर्मूल्यांकन है, ये 1965 में लिखा है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आलोचना ग्रंथ नहीं है पंत जी का, तो इसलिए मैंने इनका प्रकाशन वर्ष और अच्छे से इनका नाम भी लिख दिया है। इनका उपन्यास है हार और कहानी है पानवाला। ठीक है, एक ही है इनका, एक ही उपन्यास है और एक ही कहानी है। तो ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मालूम हो गई है। बस ये कुछ तथ्य है, ये आपको याद नहीं हुए होंगे, जैसे कि इनका प्रकाशन वर्ष और कुछ नाम। ठीक है, तो वो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखोगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, कौन सी कृति पर मिले, कब मिले, ये देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का या फिर किसी भी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये इनको मिला है चिदम्बरा कृति के लिए। किसको? चितेरे कवि को। ठीक है, चितेरे कवि को मिला है और 1968 ईस्वी में मिला है। ठीक है दोस्तों, और देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है इस बात को, क्योंकि आप गलती कर देते हो, इसमें प्रथम ज्ञानपीठ पूछते हो तब भी पंत जी को कराते हो, तो वो गलत है। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पूछे तभी पंत जी को करना है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इनको सोवियत भूमि लैंड पुरस्कार मिला है, मतलब कि सोवियत
भूमि पुरस्कार बोलते हैं इनको, ये भी मिला है लोकायतन रचना के लिए। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया आपके लिए। साहित्य अकादमी महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिया जाता है अक्सर, ये कौन सी कृति के लिए मिला और कब मिला। तो देखिए दोस्तों, इनको मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको मिला है, भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है और इनको ये दिया गया है। ठीक है, और इनके नाम से दोस्तों डाक टिकट भी जारी किया गया है, अभी 2015 में जारी किया गया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कितने रुपए के नोट का किया गया, वो आप देख लेना एक बार, क्योंकि मैं गलत नहीं बता सकती आपको, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर मुझे इतना मालूम है 2015 में चलाया गया है इनके नाम का डाक टिकट, पर ये मालूम नहीं आ रहा कितने रुपए का। देखिए दोस्तों, 1938 ईस्वी में पंत जी ने नरेंद्र शर्मा के साथ मिलकर के प्रगतिशील पत्रिका है रूपाब, इसका संपादन किया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। पंत जी ने साहित्यकारों के लिए, मतलब साहित्यकों की सहायता के लिए साहित्य संसद की नींव भी डाली, और पंत जी के आरंभ में इलाहाबाद आकाशवाणी में सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये देखो, कवि थे, लेखक थे और एक बहुत ही अच्छे अध्यापक थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे ये। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे कि पंत जी थे, सिर्फ इतना क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे लिख देंगे अध्यापक थे, कवि थे, लेखक थे, और फिर नीचे लास्ट वाले ऑप्शन में लिख देंगे सभी थे, या फिर कभी कभी पूछ देंगे कोई नहीं थे, या फिर कभी कभी कुछ और भी कह सकते हैं। तो आपको समझ होनी चाहिए कि ये कवि भी थे, लेखक भी थे और ये अध्यापक भी थे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कथन है इनका, कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट देके कि ये किसका है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो एक बार मेरे साथ। देखिए, हमें भाषा नहीं, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों की भाषा, जिसमें हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। दोस्तों बहुत ही अच्छी पंक्ति है, आप इसको लिखना, क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है डायरेक्ट देके कि ये किसकी पंक्ति है, मतलब किसके बारे में ये कहा गया है प्रसिद्ध कथन, तो आपको ये मालूम होना चाहिए पंत जी के बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनकी चर्चित कविताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, इनका नाम एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताती हूँ। आंसू की बालिका के प्रति, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, छाया, परिवर्तन, मोह, एक तारा, मधुस्मृति, अनंग, रस्मबंद, गीत हंस, समाधिता, और देखिए दोस्तों और भी है, और आखिर में है इनके प्रसिद्ध कविताएं हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वर्ण किरण व स्वर्ण धूलि में अरविंद दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी रचना है जिसमें अरविंद दर्शन का प्रभाव परिलक्षित हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि में। ठीक है, युगांत, युगवाणी व ग्राम्य मार्क्सवादी प्रगतिवादी दर्शन को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, इनकी ये रचनाएं हैं ना, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये मार्क्सवादी दर्शन की है। ठीक है, मार्क्सवादी प्रगतिवादी दर्शन की। ठीक है, तो ये आपको मालूम होने चाहिए, दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, उनके प्रिय छायावादी कवि है पंत जी, और रामविलास शर्मा के प्रिय छायावादी कवि कौन है, निराला जी है। ठीक है दोस्तों, और आखिर में है नंद दुलारे वाजपेयी जी के प्रिय छायावादी कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो आपको तीनों का मालूम हो गया कौन किसके प्रिय कवि है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब देखेंगे हम चर्चित पंक्तियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कौन कौन सी चर्चित पंक्तियाँ जो पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, देवी माँ सहचरी प्राण, ये इनकी पंक्ति दे दी जाती है, और मिलान के लिए पूछ लिया जाता है कि मिलान कीजिए। ठीक है, तो उसमें ये पंक्ति कई बार आई है पहले, तो आप इसको याद रखना। देखिए दोस्तों, बादल कैसे गरज रहे हैं, बिल्कुल मौसम मुझे वहीं ले गया है, पंत जी के घर पे, वही उत्तराखंड की वादियों में ले गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पर आपको पढ़ा रही हूँ। राजनीति का प्रश्न नहीं है रे आज, एक बृहद सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित है। यहाँ पे कहा है पंत जी ने कि राजनीति का सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक समस्या जग के सामने आ गई है, मतलब निकट उपस्थित हो चुकी है, ये बात कही गई है इनमें। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। देखिए ये पंक्ति है, ये पूछ ली जाती है डायरेक्ट मिलान के लिए, या डायरेक्ट देके भी पूछ ली जाती है किसकी है, तो आप इनको याद रखना। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। ठीक है, ये इतनी पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैडम ने कितनी सी लिख दी है। खुल गए छंद के बंद, ये तो कहा है इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए। निराला निपुर के स्वर मंद रहे, जब तक न चरण स्वच्छंद रहे। ठीक है दोस्तों, ये इनके लिए इन्होंने पंक्ति कही है। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, ये इन्होंने लिखी है। प्रथम रस्म का आना रागनी तूने कैसे पहचाना है। ठीक है, ये पंक्ति पंत जी की है, आप इनको याद रखना।
बाला तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन, ये कई बार पूछी जाती है, ठीक है। और ये आप सभी को याद है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन, ठीक है। सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, बड़ी मासूम बात है ये, कितने प्यार से कवि ने, लेखक ने लिखा है कि सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान। कितनी अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, ये पंक्ति है यानी कि युगांत कीर्ति की है और काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, बार बार पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद रखना। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे सहस्त्र हे शुष्क शीर्प, हिमपात पीत मधुपात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन, झरे जाति कुल वर्ण पर्ण धन, अंध नीड के रुद्र रीति धन छन। देखिए दोस्तों कितनी मतलब क्लिष्टतम शब्दावली है यहाँ पे, तो आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये पंत जी की है, ठीक है। ये इसी से आपको पता चल जाएगा, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, क्योंकि ये तो काफ़ी चर्चित है, इनकी ऊपर वाली पंक्ति, ठीक है। देखिए गा कोकिल में ये लिखते हैं कि गा कोकिल वर्षा पावक कर्ण, ठीक है। तो ये पंक्ति भी पूछ ली जाती है कई बार। युगांत में कवि ने अपनी शुभ इच्छा जाहिर की है, कौन सी शुभ इच्छा जाहिर की है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जो सोए सपनों के तम में वो जागेंगे यह सत्य बात। देखिए दोस्तों क्या बात कही है, जो सोए सपनों के तम में, जो सोए हुए हैं सपनों के अंधेरों में वो जागेंगे, ये सत्य बात है, वो जागेंगे, ये सही बात है बिल्कुल। जो देख चुके जीवन निशीथ वो देखेंगे जीवन प्रभात। देखिए दोस्तों क्या कहा है कि जो देख चुके जीवन निशीथ वो देखेंगे जीवन प्रभात। कितनी शानदार बात कवि ने यहाँ पे कही है, तो ये आपको मालूम रखना है दोस्तों। पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो गया है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में, और ये हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ पे लास्ट था ये। और अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेके आऊँगी, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। और मैं चाहती हूँ कि जिस अच्छी भावना से मैंने आपके लिए ये बनाया है उसी अच्छी भावना से आप इसको देखो, बहुत प्यार दो, बहुत ज़्यादा कमेंट करो अच्छे से, क्योंकि दोस्तों ये है ना, आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मैं क्या कहूँ कि गागर में सागर भरने वाला काम करेंगी ये वीडियो कवियों वाली, खासकर कवियों वाली। हालांकि सभी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कवियों वालियों में क्या है कि एक कवि के बारे में आपको सभी बातें मालूम हो जाती है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन दे दो आप कर लोगे उसको, ठीक है। क्योंकि आपकी समझ इतनी विकसित हो चुकी होती है कि रचनाओं का आपको क्रम भी याद नहीं होता, उनका प्रकाशन वर्ष भी याद नहीं होता, फिर भी आपको एक अंदाज़ा रहता है कि कौन से समय कवि ने क्या सोचा और क्या लिखा, उसके आधार पर आप कर देते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें लेके आऊँगी मैं इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर। तब तक आप इसको पढ़िए, ठीक है। ओके, बाय बाय।